हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज का 8वां टेस्ट लगाएंगे और हमारे 8वें टेस्ट का सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, और 25 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो चलो आज का हम क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। पार्सेक मात्रक है, पार्सेक दूरी का मात्रक है। ठीक है, दूरी जो कि लंबी दूरी के खगोलीय पिंडों की दूरी का अनुमान लगाने के लिए पार्सेक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। ठीक है, जल का बहाव, फ्लो ऑफ द वाटर। ठीक है, कि कितनी मात्रा में किसी डैम से पानी छोड़ा गया, कितना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो उसे जल का बहाव पता चलता है। तो क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। अगला प्रश्न है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ठीक है, वॉशिंग मशीन का क्या कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण पर आधारित है। ठीक है, अपकेंद्रण, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इनसाइड फोर्स लगता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इनसाइड लगता है, उस फोर्स के आधार पर वॉशिंग मशीन काम करता है। अगला प्रश्न है न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की। ठीक है, जड़त्व की, इनर्शिया की। ठीक है, कोई किसी वस्तु पर जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए तब तक वह उसी अवस्था में रहेगी। ठीक है, अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, अगर वह स्टेबल स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाता है। तो यह है न्यूटन का गति का पहला नियम, जड़त्व का। अगला प्रश्न है किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। ठीक है, कोई अंतरिक्ष यात्री चम्मच गिरा दे अंतरिक्ष में, तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी। ठीक है, एक्टिविटी क्या रहेगी, उसकी एक्टिविटी रहेगी उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। ठीक है, चम्मच उपग्रह की गति का ही अनुसरण करेगा। चम्मच यहाँ गिरा दिया गया, उपग्रह यह है, तो वह भी उपग्रह के समान ही रोटेट करने लग जाएगा। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। वी ऑल नो दैट, इसका सब जानते हैं आंसर, आइजैक न्यूटन ने। अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अपरिवर्तित रहती है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसके भार में कोई चेंजेस नहीं होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है पृथ्वी का पलायन वेग। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम होता है। ठीक है, इसका आंसर है इस पर गैस अणुओं का जो पलायन वेग है उसके वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम होता है। इस वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ठीक है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, कैसे। इसका सही आंसर है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सक्षम है। ठीक है, कोई यंत्र यानी मशीन किसी व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करता है कि कम बल का प्रयोग करके भी, ठीक है, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। ठीक है, तो मनुष्य को ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, लेकिन मशीन का यूज़ करेंगे तो कम बल का प्रयोग कर पाएगा वो, और उतनी ही मात्रा में जितनी की आवश्यकता है उतना काम कर देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी भंडारित ऊर्जा रहती है, वह है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित होती है।
अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की? इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। अगला प्रश्न है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है, बाल्टी कैसे होने लगती है? पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पानी के अंदर होती है तो हल्की लगती है। हमने अनुभव किया, आप सभी ने जो पानी निकाला होगा कुएं से, तो पानी के अंदर जब तक है तब तक तो कुछ भार महसूस नहीं होता है, लेकिन जब ऊपर आ जाती है बाल्टी पानी से तो भारी हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उसका कारण है घनत्व। ठीक है, बादलों का जो घनत्व है उनका घनत्व हवाओं से कम होता है, इस वजह से वह वायुमंडल में तैरने लगते हैं। अगला प्रश्न है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और जब वह बर्फ पिघल जाती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उतना ही होगा, कुछ नो चेंजेस। ठीक है, उतना ही होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तब भी वही मात्रा रहेगी पानी, और जब पिघल जाएगी बर्फ तब भी वही मात्रा रहेगी। अगला प्रश्न है मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, मिट्टी के तेल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए वह तैरने लग जाता है। तो जब आग लगती है तो जैसे कि पेट्रोल से लग गई या फिर केरोसिन से लग गई, तो उसके ऊपर पानी नहीं छिड़का जाता है, पानी नहीं छिड़कते, क्योंकि पानी छिड़कोगे तब वो उसका घनत्व कम होने के कारण केरोसिन या पेट्रोल पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा तो आग और ज़्यादा फैलेगी। ठीक है, आग और ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। ठीक है, मिट्टी या फिर कपड़ा। अगला प्रश्न है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? ठीक है, समुद्र में प्लवन यानी तैरते हुए कोई आइसबर्ग है, आइसबर्ग मतलब कोई बर्फ का टुकड़ा है या बर्फ की एक चद्दर है, उसका कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो इसका सही आंसर है बी 1/10। ठीक है, 1/10वां भाग। ठीक है, 1/10 जो भाग होता है आइसबर्ग का वो समुद्र में तैरते समय ऊपर होता है। अगला प्रश्न है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक्स के काम करने का सिद्धांत है पास्कल के नियम के आधार पर। ठीक है, पास्कल के नियम के आधार पर, यानी पास्कल का नियम काम करता है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? ठीक है, कोई लैंप है, उसमें तेल ऊपर कैसे चढ़ता है? इसका सही आंसर है कोशिकीय घटना दे रखा है, कोशिकीय नहीं, केशिकत्व घटना के कारण। ठीक है, कैपिलरी जो ट्यूब होती है कैपिलरी इंसिडेंट के कारण। अगला प्रश्न है पानी की बूंद गोलाकार होती है, राउंड शेप होती है, उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण पानी की बूंदें गोलाकार होती है। अगला प्रश्न है जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? इसका सही आंसर है उत्क्षेप। ठीक है, उत्क्षेप बल कार्यरत हो जाता है जब किसी पिंड को
जब किसी पिंड को द्रव में डाला जाता है, ठीक है। तो उत्क्षेप बल यानी जो कि उसे ऊपर की ओर पुश करेगा, ठीक है। पानी के अंदर जो बल है ऊपर की ओर उसे पुश करने लग जाएगा। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से, ठीक है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित करती है, ठीक है। बैरोमीटर के जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी मौसमी दशा का अनुमान लगाया जाता है। इसका सही आंसर है तूफानी मौसम, ठीक है। तूफानी मौसम आने का संकेत देता है जब बैरोमीटर का जो संकेतक है वो अचानक नीचे गिर जाता है। अगला प्रश्न है, जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, घनत्व घट जाता है, ठीक है। जब पानी जम जाता है यानी बर्फ़ बन जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है, इसीलिए बर्फ़ भी पानी के ऊपर तैरने लग जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ताप गतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। ताप गतिकी मतलब थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंध मामला है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ मामला है थर्मोडायनेमिक्स का। इसका सही आंसर है ऊर्जा के संरक्षण का, ठीक है। ऊर्जा के संरक्षण का, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, थर्म किसका यूनिट है। थर्म है ऊष्मा का, ठीक है। ऊष्मा यानी हीट का यूनिट है थर्म। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या मापता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, ठीक है। किसी बॉडी का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, ठीक है। थर्मोस्टेट का काम है। अगला प्रश्न है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जब हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, ठीक है। यदि हवा का तापमान बढ़ जाएगा तो उसकी जलवाष्प वेपर ग्रहण करने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है ढूंढना है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, कथन सही है। फिर अगला कथन क्या कह रहा है, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, सही है। अगला, वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। दाब पर नहीं करता है ध्वनि वेग। अगला, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, यह रॉन्ग है, ठीक है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, तो हमारा जो रॉन्ग ऑप्शन चुनना है वह है सी, ठीक है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। बाकी फिर ये अगला ऑप्शन जो दे रखा है वो तो राइट ही होगा। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है, तो यह हमारा जो ऑप्शन है सी है। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है, ठीक है। वैक्यूम में कौन सी तरंगे ट्रांसमिट यानी संचरण नहीं कर सकती है। इसका सही आंसर है ध्वनि तरंगे, ठीक है। ध्वनि तरंगों के गमन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बाकी प्रकाश, ऊष्मा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ध्वनि के लिए आवश्यक होती है। निर्वात में नहीं जा सकती, यानी वैक्यूम कंडीशन में ध्वनि ट्रांसमिट नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है। दूरसंचार के लिए जो तरंगे यूज़ की जाती है वो है माइक्रोवेव, ठीक है, सूक्ष्म तरंगे। अगला प्रश्न है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे है। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे है, तो इसका सही आंसर है विद्युत चुंबकीय, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकार की है एक्स तरंगे, एक्स किरणें। अगला प्रश्न है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, ठीक
ठीक है। सीटी स्कैन करने में क्या प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरणों का, ठीक है, एक्स किरणों का यूज़ किया जाता है सीटी स्कैन करवाते हैं तब। कोरोना के समय बहुत यूज़ किया गया था इसका। अगला प्रश्न है, किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? ठीक है, किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? तो हमने पहले भी प्रश्न आया था 28वां, इसमें भी है निर्वात में, ठीक है। निर्वात यानी वैक्यूम में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती। अगला प्रश्न है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? ठीक है, जब दो लोग बात करते हैं, बतियाते हैं, तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर है 30 डेसिबल, ठीक है। 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है जब दो लोग आपस में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुपात है। ध्वनि का वायु में वेग अनुपात है, इसका सही आंसर है 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ध्वनि का वायु में वेग कितना अनुपात है? 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 330 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, डेसिबल वातावरण में ध्वनि मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। ध्वनि के मापन के लिए, शोर के मापन के लिए डेसिबल का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम धातु में होता है, ठीक है, धातु में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसिबल, ठीक है। 45 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि यानी शोर नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह क्या एक ध्वनि प्रदूषण के कैटेगरी में आने लग जाएगा। अगला प्रश्न है, पराध्वनिक विमान किस प्रघाती तरंग को पैदा करते हैं? पराध्वनिक विमान किस प्रघाती तरंग को पैदा करते हैं? ठीक है, तो सुपरसोनिक जो प्लेन होते हैं, सुपरसोनिक आर्मी वगैरह यूज़ करती है, वह ध्वनि बूम पैदा करते हैं, ठीक है, सुपरसोनिक बूम, ठीक है। ये बेंगलुरु वगैरह में सुनी जाती है, भूकंप का आवाज़ जैसा होता है, लोग बाहर निकल आते हैं, ऐसा न्यूज़ में पढ़ा होगा आपने। तो सुपरसोनिक बूम यानी ध्वनि बूम प्रोड्यूस होती है, उस तरह की तरंगे पैदा होती है, बम या फिर भूकंप आने के उस तरह से संकेत, उस तरह का आवाज़ होता है। पराध्वनिक विमान, अल्ट्रासोनिक विमान जो होते हैं वो तेज़ आवाज़ करते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होना चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? ठीक है, ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर, ठीक है, 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि मतलब कोई ध्वनि का स्रोत है यहाँ पर और परावर्तित सतह है यहाँ पर, तो उनके बीच 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए ताकि जो आवाज़ वापस रिटर्न होगी प्रतिध्वनि वो वापस यहाँ स्रोत को वापस सुनाई दे सके, ठीक है। इको कहते हैं वो, इको जैसे आवाज़ कहीं पर करते हैं तो वापस पुनः सुनाई देती है, तो न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तब स्पष्ट रूप से सुनाई देगी वो। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? ठीक है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत है, वो हमारी किससे रक्षा करती है? हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेस होती है जो कि कैंसर या फिर शरीर के स्किन के लिए घातक हो सकती है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था नरेंद्र कपानी ने, ठीक है, नरेंद्र कपानी जी ने ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया था। अगला प्रश्न है,
वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं वाहन। इसका सही आंसर है उत्तर लेंस, ठीक है। वाहन कोई पीछे से आ रही है, मान लो कोई वाहन है, पीछे से कोई और अनदर या ऑब्जेक्ट आ रहा है या फिर कोई और वस्तु आ रही है या फिर दूसरा वाहन आ रहा है, तो वाहन कौन सा यूज़ करते हैं, जो साइड में मिरर लगे होते हैं वो उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस मतलब जो उभरा हुआ है सामने, उसका जो फ्रंट है वो उभरा हुआ रहता है, उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है मर्ग मरीचिका, ठीक है, मर्ग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं। मर्ग मरीचिका बनाने वाली घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा, ठीक है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसे दिखाई देगा, तो उसे दिखाई देगा काला, ठीक है, ब्लैक। हमें यहाँ से कैसा दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन अगर कोई स्पेस गया हुआ है अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट, तो वो वहाँ से देखेगा तो उसे ब्लैक पूरा काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, ठीक है, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, इसके तरंग दैर्ध्य से, ठीक है, उसके वेवलेंथ से। अगला प्रश्न है ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन एकक क्या है, ल्यूमेन यूनिट क्या है, ज्योति फ्लक्स का, ठीक है, ज्योति फ्लक्स का यूनिट यानी उसका मात्रक क्या है, ल्यूमेन एकक, ठीक है, ल्यूमेन एकक। अगला प्रश्न है सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, कौन से प्रयोग के लिए सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था, प्रकाश परिकीर्णन, ठीक है, प्रकाश परिकीर्णन के कारण उसकी खोज की थी सीवी रमन साहब ने, इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। अगला प्रश्न है विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, विद्युत चालकता की यूनिट है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर है विद्युत चालकता की यूनिट। अगला प्रश्न है डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। डायनेमो एक यंत्र होता है जिसमें शायद उसे डीजल से चलाया जाता है, फिर वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जैसे गाँव में शादियाँ होती है तो इलेक्ट्रिसिटी लाइट चले जाती है, कभी भी अनिश्चित होती है, तो इसलिए उसे कांस्टेंट बनाए रखने के लिए डायनेमो का यूज़ करते हैं। टेंट वाले आते हैं वह, और फिर डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो वह एक क्या है, यंत्र है, एक यंत्र उसे एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, तो वह क्या कहलाता है, डायनेमो। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, इसका सही आंसर है रेक्टिफायर द्वारा, ठीक है, रेक्टिफायर द्वारा अल्टरनेट करंट यानी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होते हैं किस लिए प्रयुक्त होते हैं, एसी वोल्टेज अल्टरनेट करंट यानी एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, ठीक है, एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए। अगला प्रश्न है सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी होती है, ठीक है, ट्यूबलाइट जो यूज़ करते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, इसका सही आंसर है ऑर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर, ठीक है, ऑर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर। अगला प्रश्न है हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम क्या है, ठीक है, तो उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, हार्ट बीट के समय जो चेंजेस होते हैं उसे रिकॉर्ड करने का जो यंत्र होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। जैसे इस तरह की स्ट्रक्चर बनता है वो होता है
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ यानी राइट हैंड के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ यानी राइट हैंड के नियम का प्रयोग किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है प्रेरित धारा। ठीक है, प्रेरित धारा का नियम की दिशा पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टेसेल होते हैं। प्रकाश वोल्टेसेल क्या होते हैं? सोलर सेल होते हैं। ठीक है, सौर सेल या सोलर सेल होते हैं प्रकाश वोल्टेसेल। अगला प्रश्न है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तारे यानी स्टार्स कैसे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन से। ठीक है, नाभिकीय संलयन से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य भी इसी तरह से नाभिकीय संलयन से ही अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। सॉरी, इसमें और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। सॉरी, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से। ठीक है, गुरुत्वीय संकुचन से। बाकी रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय विखंडन नहीं होता है तारों में। तो इसके दो ऑप्शन है, एक और दो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ठीक है, बी हमारा सही आंसर है, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, फोटो वोल्टिसेल संबंधित है। फोटो वोल्टिसेल संबंधित है सौर ऊर्जा से। ठीक है, सौर ऊर्जा से संबंधित है फोटो वोल्टिसेल। अगला प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? ठीक है, यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? तो इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन की। ठीक है, न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ठीक है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सोलर सेल है। ठीक है, सोलर सेल है यूज़ किए जाते हैं कृत्रिम उपग्रह में विद्युत के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है सोलर सेल में। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। ठीक है, यह बाकी गुरुत्वीय और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वगैरह नहीं, सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में यानी कूलर के रूप में, उसे नियंत्रक के रूप में किसे यूज किया जाता है? ग्रेफाइट का। ठीक है, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है मंदक के रूप में। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, सभी तरह के कण रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है वो सभी प्रकार के कण यानी पदार्थ उत्सर्जित करता है। उसमें अल्फा कण भी है, बीटा कण भी है, गामा किरण भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है? ठीक है, कौन सा ईंधन नहीं है? यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम भी है, डी हीलियम नहीं है। ठीक है, हीलियम ईंधन नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है तारापुर। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र का जो परमाणु संयंत्र है भारत का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी परमाणु संयंत्र में कौन सा ईंधन
प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है यूरेनियम 238। ठीक है, यूरेनियम 238 यूरेनियम 238 भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में भारी जल बनाया जाता है। ठीक है, भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ट्राम्बे में। ठीक है, ट्राम्बे में भारी जल यानी हैवी वाटर बनाया जाता है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या क्या कार्य है? ठीक है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का कार्य है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ठीक है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल है भारत में थोरियम का। ठीक है, थोरियम का जो मात्रा है वो काफ़ी है भारत में। थोरियम जो कि केरल के तट पर पाया जाता है। केरल के तट पर मोनाजाइट रेत होती है, सैंड, वहाँ पर थोरियम की प्रचुर मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कैडमियम नहीं आता है, बाकी थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम परमाणु ईंधन के रूप में आते हैं। कैडमियम नहीं आता है, तो सही ऑप्शन है ए, कैडमियम। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, न्यूक्लियर बम यानी परमाणु बम बनाने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम 238 जो हमने पहले देखा है वही यूरेनियम ईंधन का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम है अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। ठीक है, अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड संलयन अभिक्रिया से। अगला प्रश्न है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? ठीक है, फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित करो। इसमें सही सुमेलित करना। फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है समुद्र की गहराई मापने में। बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। हाइग्रोमीटर का यूज़ होता है वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए। और अल्टीमीटर ऊंचाई को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फेदोमीटर A4, ठीक है, A4, बैरोमीटर B1। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन है B है। ठीक है, A4, B1, C2, D3। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है, क्या आशय है इसका? कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश। ठीक है, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नाइदर कैन डिस्ट्रॉय। ठीक है, ना तो ऊर्जा का सृजन हो सकता है न ही विनाश। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों नहीं गिर जाती? पीसा यानी इटली में जो एक मीनार है, पीसा की झुकी हुई मीनार, वह गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली उसकी ऊर्ध्वाधर लाइन है, तल के अंदर रहती है। तो ऐसी झुकी हुई मीनार है, तो केंद्र से जाने वाली जो रेखा है वो लाइन के अंदर है, इनका बेस है वो अंदर है। ठीक है, इस तरह से है, इसलिए वह गिरती नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, किस वायुमंडल में
किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह, ठीक है, संचार उपग्रह यानी सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट अवस्थित किए जाते हैं, ठीक है। वायुमंडल की कौन सी परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? इसका सही आंसर है बहिर्मंडल, ठीक है। बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर में, ठीक है, एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है। एक भू स्थिर यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का काल होता है 24 घंटे का, ठीक है। जो पृथ्वी की स्थिति के अनुसार स्थापित होगा उस उपग्रह का काल भी पृथ्वी के समान ही 24 घंटे का होगा, पृथ्वी के साथ ही घूमेगा वो। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष है के सिवान जी है, ठीक है, बी सही आंसर है हमारा। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, ठीक है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, इसका सही आंसर है बीकानेर से, ठीक है, बीकानेर से छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था कोरू, ठीक है, कोरू फ्रेंच गुयाना से, ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ के फ्रेंच गुयाना में है कोरू, वहाँ से एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया था, ठीक है। IRNSS-1A यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, हाँ, वो कहाँ से छोड़ा गया था, 1A सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? इसका सही आंसर है श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से छोड़ा गया था भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में स्थित है, जो स्थित है, ठीक है, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में स्थित है, जो हासन कहाँ पर है? हासन कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में है इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है, सही है। अंतरिक्ष अनुसंधान अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में राइट है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में, सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु में है, हरिकोटा में नहीं है, तो उसको मिलित नहीं वाला ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तिरुअनंतपुरम, ठीक है, वहाँ तो है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है, ठीक है, हवाई जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग होता है नारंगी, ठीक है, नारंगी होता है, काला नहीं होता है, ब्लैक नहीं होता है कि ब्लैक बॉक्स नाम है तो उसका भी रंग काला ही होगा, लेकिन उसका कलर होता है नारंगी, ऑरेंज होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है, क्योंकि जब कोई प्लेन क्रैश होता है हवाई जहाज़ तब उसे ढूंढने में सर्चिंग के लिए आसानी हो। ब्लैक बॉक्स में क्या होता है? ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होता है, ऑडियो रिकॉर्ड्स होते हैं, पायलट से उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, उनकी बातचीत होती है। लास्ट टाइम जब क्रैश होने में कुछ इमरजेंसी होगी तब कुछ ना कुछ तो वो बात करेंगे ही, तो उससे पता चलता है ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ क्रैशिंग ऑफ प्लेन, ठीक है, प्लेन के क्रैश होने का मेन रीज़न क्या था। अगला प्रश्न, भारत के पहले चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम है, ठीक है, पहला जो चांद पर मिशन गया था भारत का, उस अंतरिक्ष यान का नाम चंद्रयान फर्स्ट था, ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट। अगला है, मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में, ठीक है, मीथेन कौन से वायुमंडल में उपस्थित है?
चंद्रमा के, सूर्य के, मंगल के, बृहस्पति के, तो इसका सही आंसर है बृहस्पति। ठीक है। जुपिटर के वायुमंडल में, जुपिटर के एटमॉस्फेयर में मीथेन उपस्थित है। इस तरह खोजा गया है। अगला प्रश्न है किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है। 3 नवंबर 1957 को जो जानवर भेजा गया था अंतरिक्ष में, कौन सा जानवर भेजा गया था? लाइका नाम का जानवर। ठीक है। लाइका एक फीमेल डॉग थी, कुतिया थी एक लाइका, उसे भेजा गया था। अगला प्रश्न है किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण पर जेट इंजन कार्य करता है। अगला प्रश्न है थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र स्थित है। ठीक है। थुम्बा कहाँ पर है? थुम्बा है केरल में। ठीक है। थुम्बा केरल में अवस्थित है, जहाँ से रॉकेट छोड़े जाते हैं यानी प्रोपेल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है। ठीक है। श्री हरिकोटा द्वीप जहाँ से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं वो कहाँ पर है? श्री हरिकोटा है पुलिकट झील के पास में। ठीक है। पुलिकट झील पर है, जहाँ पुलिकट झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, जिसे ऐसा है तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, वहाँ पर पुलिकट झील है, उसी पर अवस्थित है श्री हरिकोटा द्वीप। अगला प्रश्न है क्रायोजेनिक ताप से आशय है। ठीक है। क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो कि कितना होता है? क्रायोजेनिक ताप -150 डिग्री से कम होता है। ठीक है। -150 डिग्री से भी कम ताप होता है, उसे क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। ठीक है। इतना कम तापमान होता है, इतना मतलब ठंडा होता है, तो वो -150 डिग्री सेल्सियस इतना कम होता है। ठीक है। तो वह क्रायोजेनिक ताप कहलाता है। अगला प्रश्न है थर्मीस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है। थर्मीस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है गैलीलियो ने। ठीक है। गैलीलियो ने, जिसने सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया था, उन्हीं ने थर्मीस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है विल्हम रोंटगेन ने आविष्कार किया था। ठीक है। विल्हम रोंटगेन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। ठीक है। रोंटगेन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है राडार का आविष्कारक कौन था? ठीक है। राडार का आविष्कारक था रॉबर्ट वॉटसन। ठीक है। रॉबर्ट वॉटसन राडार का आविष्कारक था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जेम्स वॉट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया था, तो सही है, जेम्स वॉट ने ही किया था वास्प इंजन का, स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है अगला ऑप्शन है एजी बेल यानी ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, सही है। और फिर जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, सही है। जे परकिंसन पेनिसिलिन का आविष्कार करने था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। तो हमारा जो रॉन्ग ऑप्शन है वो डी है। ठीक है। बाकी ऑप्शंस राइट है। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित क्रम है? ठीक है। इनमें से रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है। A2 हो जाएगा, A2 इनमें से कोई सा भी होगा। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो B1। ठीक है। B1 ये हो जाएगा सही ऑप्शन। देन एक्सरे की खोज W के रोंटगेन ने। ठीक है। एक्सरे की खोज 4 हो जाएगा C4। चेचक की खोज फिर जो रिमेनिंग होगा एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी, तो हमारा सही आंसर है A।
तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा VICS विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज का जो MPPSC का उन्होंने टेस्ट कंडक्ट करवाया था, उसका 8वां टेस्ट था। तो आपको कैसा लगा यह टेस्ट, और अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो नीडी है, दे आर नीडी उनको शेयर कीजिए, ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कंटिन्यू रखिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।